नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ में छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का आगाज हो गया है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले किसान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो कारीगर, उद्यमी भी था। आक्रांताओं ने भारत की खेती के साथ साथ उद्यमिता पर भी हमला किया है, जिससे उत्पादक किसान कर्जदार बन गया, उद्यमी कारीगर भी कर्ज के बोझ के तले दब गया। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और साथ ही प्रोडक्ट्रॉनिका 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा समेत राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल भी शामिल हुए हैं, जहां पर देश में बहुत तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश को निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आपको बता दें कि आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है, जहां पर देश विदेश की कंपनियां और विशेषज्ञ नई तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप ये समिट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप बेहद सामयिक और प्रासंगिक है। 21वीं सदी का दौर डिजिटल दुनिया का है। डिजिटल दुनिया का दौर है। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे दैनिक जीवन से लेकर इंडस्ट्री तक एक अनिवार्य हिस्सा बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने दूरदृष्टि और भविष्य केंद्रित सोच के माध्यम से इस परिवर्तन को एक दशक पहले ही अनुभव कर लिया था। डिजिटल इंडिया का मंत्र इसी सोच की उपज थी। इस मंत्र ने न केवल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया, बल्कि जनमानस के प्रति भी, जनमानस को भी परिवर्तन के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार किया। यही कारण है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में दूसरे देशों का पिछलग्गू न होकर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में उत्तर प्रदेश और हमारा। और एक समय गांधी परिवार की सबसे भरोसेमंद साथी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को दिल्ली के निजामुद्दीन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपको बता दें कि मोहसिना किदवई ने आज नोएडा के मेट्रो अस्पताल में आखिरी सांस ली है और निधन की खबर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेता उनके घर भी पहुंचे और सांत्वना दी। देखिए, मोहसिना किदवई जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे
और पार्टी के लिए बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था और हर पार्टी के कार्यक्रम में वो आते थे, लेकिन जब थोड़ा बीमार हो गए तब आना कम हुआ। लेकिन एक महिला होकर बहुत दिन पॉलिटिक्स में सस्टेन करना, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं उनको अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे पार्टी के ओर से भी मैं यकीनन इसमें दो राय नहीं है। जो उनका कद था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनकी पार्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए और समाज के लिए उनकी जो खिदमत थी, जो उनकी सेवाएं थी, उसकी बराबरी तो करना बहुत मुश्किल लगता है, कौन कर पाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए, कुछ के लिए एक खास एक लॉस की बात आती है, क्योंकि हमारे वालिदैन, हमारे माता पिता के साथ हमने उनको देखा था जब ये समझिए कि सियासी जिंदगी हमारी शुरू हो रही थी, आरंभ हो रही थी, तब से उनको उरूज पे देखा था और हर चीज को समझाने के लिए। ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गौरक्षा अभियान के बीच धमकी भरे संदेश मिले हैं और टेक्स्ट और वॉइस मेल में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी भी ये दी है और मामले से संत समाज में गुस्सा है। अधिवक्ताओं के माध्यम से जल्दी शिकायत दर्ज कर विधिक कार्रवाई ये करने की तैयारी हो रही है और शंकराचार्य के अनुयायियों का यह आरोप है कि गौरक्षा जैसे धार्मिक और सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाने के कारण उनको निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की धमकियां सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में फिर से दर्दनाक हादसा यह हुआ है। युवराज जैसा ही हादसा। युवराज की मौत के बाद भी प्राधिकरण नहीं जागा है और एक बार फिर से यह हादसा हुआ। गहरे गड्ढे में पानी में डूबने से एक युवक की मौत की खबर है। गहरा गड्ढा यह था जहां पर एक युवक डूब गया है और उसकी मौत हो गई है। खबर के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। एग्जाम के बाद पिकनिक मनाने 4 छात्र यहां पर पहुंचे हुए थे और गहरे पानी में डूबने से यह छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में आज भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में सुनवाई हुई है। अब 10 अप्रैल को बचाव पक्ष को एक और अंतिम मौका यह मिलेगा जहां वो अपनी दलील रखेंगे। इसके बाद मामले में फैसला भी होगा। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी और सपा बागी विधायक अभय सिंह का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है और बचाव पक्ष को 10 अप्रैल को एक मौका दिया जाएगा जहां उनको अपनी जो फाइनल दलील है वो रखनी होगी। और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धारा 311 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इसमें बचाव पक्ष के गवाह और सबूत पर सवाल भी उठाए गए थे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि यह मामला पूरा हो जाएगा और हमें न्याय भी मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से और वादी की तरफ से आज बहस पूरी की गई। परसों की तिथि बचाव पक्ष को जवाब देने के लिए नियत की गई है और परसों के बाद हमारा विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर निर्णय आ जाएगा। आपको सबको विदित है कि टकसाल सिनेमा के सामने वादी धनंजय सिंह के और पूरे साथियों पर फायरिंग की गई और फायरिंग का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है 4 चुटैल साक्षी इसमें है और सबने अपना बयान दिया है, नामांकित किया है अधिवक्तों को। परसों इसमें बचाव पक्ष के बहस के बाद 1 सप्ताह के अंदर फैसला आने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारी कल्याण निधि के तहत अयोध्या धाम के लिए 1 दिवसीय भ्रमण शिविर आयोजित किया गया और वहीं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राहुल यादव के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में गोरखपुर परिक्षेत्र की विभिन्न शाखाओं की 51 महिला रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने रामघाट हॉल्ट स्टेशन का अवलोकन भी किया, अयोध्या धाम स्थित राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वॉर पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।
यूपी की राजनीति में फिल्म धुरंधर की एंट्री हो गई है। सियासी गलियारों में बीजेपी होर्डिंग्स लगाकर सपा पर निशाना साध रही है। ऐसे में सपा सांसद जहुर रहमान बुर्क ने पलटवार ये किया है। जहमान उर्फ बुर्क ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सपा ने जवाब दिया तो बीजेपी वालों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जब इस प्रकार की फिल्में बनेंगी और फिल्में बना करके उनको युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जाएगा देश के अंदर और उन पर रोक नहीं लगेगी, तो इस टाइप के और लोगों को इस टाइप का मौका मिलेगा ये करने का। और जो ये संगठन है जिसने इस प्रकार की हरकत की है, यह हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ इस संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी प्रकार से किसी की छवि खराब कर सके। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाएं। अगर है खाली हवाई तीर चलाने से कुछ नहीं होता और हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो कानूनी रास्ता अपनाओ। किसने अधिकार दे दिया तुमको इस टाइप का पोस्टर का? अगर समाजवादी लोगों ने पोस्टर लगाने की शुरुआत कर दी तो बीजेपी वाले जवाब तो दूर की बात है अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी की उसमें, जिससे कि पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी को बहुमत के साथ चुना गया है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजधानी पहुंचने पर उनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने एनडी द्विवेदी से खास बातचीत भी की है। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एनडी द्विवेदी को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बाकायदा बहुमत के साथ जो है वो चुन के आए हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, पूरे देश की जिम्मेदारी चकी। जो भी 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर पूरे देश में आते हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर का उनका प्रतिनिधित्व करेंगे एनडी द्विवेदी जी। हम उनसे बात करेंगे। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुमत के साथ आपको चुना गया है। क्या क्या आपके लिए प्राथमिकताएं रहेंगी? निश्चित रूप से जो भारतवर्ष के डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं विभिन्न राज्यों में और केंद्र के संगठनों में कार्यरत हैं, उनमें मैंने देखा, चूंकि पिछले अधिवेशन में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, बंगलोर में हुआ था अधिवेशन, तो मैंने ये देखा कि अलग अलग वेतनमान हैं, अलग अलग सर्विस रूल हैं, अलग अलग विसंगतियां हैं। तो उनको एकीकृत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया पिछले 3 सालों में, और उसका परिणाम ये रहा कि अब ये जिम्मेदारी इस बार बहुत ही बहुमत के साथ पूरे भारतवर्ष के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने दी है। इसमें मुख्य रूप से जो अहम भूमिका रहेगी वो ये रहेगी कि हम किसी तरह से यूनिफॉर्मिटी लाएं पूरे देश के डिप्लोमा इंजीनियर्स में, कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाला जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है, आसाम में जो काम करने वाला है, महाराष्ट्र में जो काम करने वाला है, उनमें समानता हो, वेतनमान की समानता हो, उनके जो सर्विस रूल हैं उनकी समानता हो, और पदोन्नति की जो व्यवस्था है उनकी समानता हो। तो इसमें हमारी मांग है कि तकनीकी आयोग का गठन होना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो पुरानी पेंशन बहाली है उसके लिए भी हमारा एजेंडा है कि हम उसके लिए भी मांग करेंगे। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण कार्य ये रहेगा कि अभी 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, और 8वें वेतन आयोग में प्रतिवेदन मांगा गया है 30 तारीख तक। इसके पहले क्वेश्चनायर की रिप्लाई मांगी गई थी, उसको हम लोगों ने दिल्ली में बैठक करके दे दिया था। तो अहम जिम्मेदारी अभी फिलहाल इस महीने की यह है कि हम लोग उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग की जो वेतन से संबंधित मांग है उसको प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। तो ये थे एनडी द्विवेदी जी ने अभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो भी तमाम मांगे हैं वो चाहते हैं कि उन मांगों को आगे किस तरीके से उसकी जो है कार्यप्रणाली बनाई जाएगी, कैसे पूरी टीम आगे काम करेगी, इसको लेकर के जल्द ही वो बैठक भी करेंगे। करम हसन हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर है, गल्ला मंडी में गेहूं खरीद पूरी तरह से बंद। भंडारण के बारे में ना होने से रुकी है खरीद, और 30 मार्च से गेहूं खरीद में ये निर्देश मिले थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, खराब मौसम के कारण गेहूं जो है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। निर्देश मिले हैं, खराब मौसम के कारण
जो ये गेहूं है ये बर्बाद हो रही है और जिम्मेदार जो हैं वो अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। किसानों ने त्वरित कार्रवाई की, इसको लेकर मांग भी उठाई है। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद कई देश अब राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं युद्ध विराम को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया। सीज फायर का स्वागत करते हुए महली ने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर हो गई है और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी और उम्मीद है कि अब इससे पूरे न सिर्फ ये कि ईरान में लोगों को राहत मिलेगी बल्कि पूरी दुनिया में इससे जो एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा था उससे भी पूरी दुनिया को निजात मिलेगी। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस सीज फायर के ज़रिए से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे कि हमेशा के लिए जंग को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती है और इससे बेगुनाहों की बड़ी तादाद में जाने गई हैं, पूरी दुनिया ने इसका नुकसान उठाया है। तो लिहाजा मेरी दोनों कंट्रीज से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अब ये जंग हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत आज फतेहपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 1 साल पहले आखिरी गांव में टिकैत गुट के किसान नेता समेत 3 की हत्या मामले में परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जहां सरकार से मिले मुआवजे को नाकाफी बताया तो साथ ही गैस की किल्लत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास कोई एक आदमी ये बताओ कि जिसने ये कहा हो कि मेरा रोटी नहीं बनी, लेकिन ब्लैक मार्केट में गया है, सरकार ने कमी दिखाकर अपने लोगों को लगा दिया कि ब्लैक कर लो, इनके सब लोगों ने ब्लैक कराया है। तो युद्ध को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना युद्ध तो नुकसान होता है, युद्ध का नुकसान होगा आने वाले टाइम पे किसानों को फर्टिलाइजर में। सर, भारत 2027 में क्या लग रहा है? 2027 अभी तो मैंने अपनी मां का चेहरा भी नहीं देखा था, अभी तो मैंने खुली हवा में सांस भी नहीं ली थी, फिर मेरी धड़कनें रुकने का सौदा किसने किया। दरअसल यह उस नवजात की खामोश चीख है जो सिरौली क्षेत्र के झोलाछाप सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। जिले के नर्सिंग होम अब जीवन देने वाला केंद्र नहीं है बल्कि मौत को परोसने वाला कारखाना बन गया है। सिरौली क्षेत्र के नर्सिंग होम का काला सच अब सड़कों पर है। स्वास्थ्य विभाग के कागजों में तो बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर्स के नाम दर्ज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये डॉक्टर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के मोहरे हैं और डिग्री को नर्सिंग होम के किराए पर देकर घर बैठे नोट छाप रहे हैं। मासूम भ्रूण की मौत जो है वो 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सिस्टम की सुस्ती टूटने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में जांच अधिकारी एसीएमओ बरेली डॉक्टर अमित कुमार से बात की गई है। अयोध्या प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और गर्मी से राहत के लिए रामपथ पर पानी की हल्की फुहारें शुरू कर दी हैं और इस जल का स्रोत पवित्र सरयू नदी है, जिससे श्रद्धालुओं को न केवल ठंडक मिलती है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी ये प्रबल होता है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है तीर्थयात्रियों को गर्मी में ज्यादा परेशानी ना हो। लगातार बढ़ती गर्मी के बावजूद अयोध्या में तीर्थयात्रियों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए रामपथ पर पानी की हल्की फुहारें छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जल पवित्र सरयू नदी से लिया गया है, जिससे आध्यात्मिक भावना और प्रबल हो जाती है। गर्मी से बचाव के लिए जो हमारी फॉगिंग मशीन है, जिसको क्लाउडटेक के द्वारा निगम अयोध्या को दी गई है और उसके द्वारा पूरे जो हमारा मंदिर क्षेत्र है उसमें सुबह और शाम, मतलब मेनली दोपहर के बाद हम लोग उस पर उसके जो वाटर वेपर्स से छिड़काव करते हैं ताकि वहाँ थोड़ा ठंडक रहे, लोगों को गर्मी से बचाव मिल सके, गर्मी से बचाव हो सके। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पहल बेहद जरूरी राहत प्रदान कर रही है। उनका मानना है कि एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
बहुत ही सराहनीय काम है सरकार द्वारा जो किया गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। पवित्र जल है वो हमारे तक खुद आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और लेकिन उस जल से हमें काफ़ी हेल्प मिली। ये बहुत अच्छा है, हमें नहीं था इतना उम्मीद की यहाँ पे ये कुछ भी हो, गवर्नमेंट कुछ कर रही है पिलग्रिम्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा स्टेप भी बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि बहुत अच्छा लगा, ठंडक मिली और थोड़ी एक रिलैक्सेशन सही है हमारे लिए। अधिकारियों का कहना है कि जल प्रपात के अलावा छायादार क्षेत्रों और अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था भी की जा रही है। भीषण गर्मी के मौसम में यात्रा असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन अयोध्या प्रशासन की पूरी कोशिश है कि रामनगरी में श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव ना हो। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन में लगी आग, 50 बीघा गेहूं फसल जलकर राख, किसानों को भारी नुकसान। कानपुर में दंगाइयों पर नकेल कसते हुए ब्लैक हॉक दस्ता तैयार है, 60 कमांडो की क्यूआरटी यूनिट तैयार, त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष अधिकार दिए गए। उन्नाव के धवन रोड पर चला है अतिक्रमण हटाओ अभियान, सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जे हटाए गए, नियम तोड़ने वालों पर एक्शन। बदायूं के एचपीसीएल दोहरा हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया, मुख्य आरोपी के भाई समेत 2 ने कोर्ट में किया सरेंडर, साजिश के एंगल पर एसआईटी की जांच की। शाहजहांपुर के विकास भवन स्थित मनरेगा कार्यालय में लगी आग, धुएं से हड़कंप मच गया, कर्मचारी को बाहर निकाला गया, दमकल आग बुझाने में जुटा। फर्रुखाबाद के राजेपुर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, बड़े हैं ओले, मचा हड़कंप, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। कानपुर के मूलगंज में किराना दुकान में चोरी का खुलासा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, चोरी का सामान भी बरामद, अन्य की तलाश जारी। फतेहपुर के पत्थरकटा क्षेत्र में पीएनजी गैस पाइपलाइन लीकेज से हड़कंप मच गया, दमकल और इंजीनियर्स ने समय रहते आग को कंट्रोल किया, हादसा टला। कानपुर में मोबाइल लूट और बाइक चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूटा मोबाइल, नकदी और चोरी की बाइक बरामद। रामपुर के सवार क्षेत्र में प्रेमी ने खुद के अपहरण की झूठी सूचना देकर ये साजिश रचने का काम किया है, पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। लखीमपुर खीरी के बेसागपुर गांव में तेंदुए की दहशत है, आबादी के बीच पहुंचकर भेड़ का शिकार किया, वन विभाग जांच में जुटा। एटा में रोडवेज बस स्टैंड पर सवारी को लेकर बस टेम्पो चालकों में भिड़ंत, लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर के खकरेरू क्षेत्र में दोस्त की मौत का सदमा नहीं सह पाया छात्र, फंदे से लगा दी अपनी दे दी जान, दोहरी मौत से गांव में मातम। बिजनौर में जिला पंचायत राज अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, विजिलेंस की कार्रवाई, 50,000 की मांग का आरोप है। कानपुर के नौबस्ता हाईवे पर चलती कार में आग लग गई है, चालक और परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, हाईवे पर लंबा जाम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।